हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्विस ऑफ समन्स के बारे में, जिसका रूल है 9 to 30। समन्स मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। समन्स मतलब कोर्ट जब सामने वाली पार्टी को बुलाना चाहती है तब कोर्ट जो है वो एक समन्स इशू करती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मगर ये टॉपिक थोड़ा अलग है। इसका रूल 9 to 30 है, तो आज हम सिर्फ पॉइंट पे बात करेंगे कि रूल 9 to 30 क्या है। ठीक है, ये सारी जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाई है। आप डायरेक्ट बैरेक्ट से पढ़ते हो तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा शायद, मगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं रूल 9 क्या है। डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट। ठीक है, समन जो होता है वो कौन डिलीवर करता है? कोर्ट डिलीवर करती है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। इफ अ डिफेंडेंट और हिज एजेंट लिव्स इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, देन इन सच केस कोर्ट कैन सेंड समन टू द डिफेंडेंट एंड सच सर्विस शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। अगर कोर्ट जिस एरिया में सिचुएटेड है उस कोर्ट के आसपास अगर डिफेंडेंट रहता है तो कोर्ट जो है वो उस डिफेंडेंट को समन भेज सकते हैं, या तो पोस्ट से या तो स्पीड पोस्ट से। ठीक है, स्पीड पोस्ट मतलब जो अपना एक कुरियर होते हैं ना, जो टपाल बोलते हैं, उससे भी भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बात करते हैं कि द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ समन शुड बी डन बाय द प्लेंटिफ। अभी इसमें होता क्या है ना, प्लेंटिफ जो है उसको कोर्ट जो है वो समन बना के दे देती है। अब ये प्लेंटिफ जो है वो खर्चा करेगा। अभी इस पर खर्चा क्या हो सकता है? आपको एक जगह से समन जो है डिफेंडेंट के घर तक पहुंचाना है, ये खर्चा हो गया। तो जो टपाल का जो खर्चा आता है ना, जिसको कुरियर बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, उसका खर्चा आता है जनरली 30-40 रुपया होता है। अगर दूर रहता है तो हो सकता है 100 रुपया हो जाए, ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आता है। If the defendant refuse to accept the summon, then court will consider it as a summon delivered। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर समझो आप डिफेंडेंट है, मैं प्लेंटिफ हूं, ठीक है, मैंने केस फाइल किया और कोर्ट ने उसके ऊपर समन बना दिया ताकि वो आपको बुला सके। ठीक है, अभी कोर्ट ने वो समन मुझे दे दिया, मैंने आपको डिलीवर कर दिया आपके घर के एड्रेस पे। ठीक है, अब पोस्टमैन आया आपके घर पे, पोस्टमैन ने आपका दरवाजा ठोका और आपने दरवाजा खोला। जैसे आपको पता चला कि इसमें समन है, आपने बोला कि नहीं नहीं ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपने वो एक्नॉलेजमेंट पे साइन भी नहीं किया। जनरल क्या होता है, जब पोस्टमैन आपके घर पे आता है तो आप उसके पेपर पे साइन करते हो ना, वो साइन भी आपने नहीं किया और वो समन को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और पोस्टमैन जो है वो ऐसे ही लौट गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट ये समझेगी कि आपके ऊपर सर्विस ऑफ समन हो चुका है। ये बात ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समन रिफ्यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको एक बार समन मिल गया मतलब आपको उस चीज को सर्विस हो गई, यही मानी जाती है। ठीक है, रूल 9A क्या बोलता है? अब तक हमने रूल 9 देखा, अब बोलते हैं रूल 9A क्या बोलता है। ठीक है, समन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। अभी कभी कभी क्या होता है, कोर्ट खुद समन भेज देती है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि समन जो है वो कोर्ट प्रिपेयर करके दे देती है, वो समन के ऊपर कोर्ट का स्टैंप और जज का सिग्नेचर रहता है, और वो समन आपको दे दिया, आप प्लेंटिफ हो। ठीक है, कोर्ट कैन अलाउ प्लेंटिफ टू सर्व द समन टू द डिफेंडेंट। अभी इस प्लेंटिफ जो है वो खुद बाय पोस्ट समन डिफेंडेंट को दे देगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है, वो पोस्ट करने का कितना खर्चा होगा, वजन के ऊपर होता है वो, तो है ना, तो वो हिसाब से खर्चा प्लेंटिफ को करना पड़ता है, और इतना कॉस्टली भी नहीं होता वो। If the defendant refuse to sign the acknowledgement, then in such case court can reissue the summon to the defendant। रूल 9, अभी रूल 9 में क्या बोला था कि डिलीवरी अगर हो जाती, अगर पोस्टमैन अगर डिफेंडेंट के घर पे गया और उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया समन को, तो कोर्ट यहाँ पे ये मान लेगी कि समन का डिलीवरी हो चुका है, भले आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया हो। मगर रूल 9A में क्या बोलते हैं कि अगर अगर डिफेंडेंट समन को रिसीव करने में एक्सेप्ट नहीं करता, या तो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने को, तो कोर्ट जो है वो री इश्यू कर सकती है समन को। ठीक है, रूल 10 क्या बोलता है, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ सर्विस। कौन से मोड्स है जिससे आप समन को सर्विस कर सकते हैं? द कोर्ट विल साइन द समन एंड सील ऑफ द कोर्ट विल बी ऑल्सो देयर ऑन समन। सबसे पहले क्या, समन कोर्ट के अंदर जो क्लर्क होता है ना, जो जज के नीचे काम करते हैं, वो लोग समन बना देते हैं। फॉर्मेट रेडी होता है, उसमें खाली डिफेंडेंट का नाम, उसका एड्रेस
और थोड़ा बहुत जो चेंजेस करने पड़ते हैं ना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स कर डालते हैं वो लोग, ठीक है। और ये सब होने के बाद वो जज को दे देते हैं, जज उसमें साइन करेंगे और अपना कोर्ट का सिक्का मारेंगे, जिसको बोलते हैं स्टैंप। वो होने के बाद द सील इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट सील शुड बी ओपन बाय द डिफेंडेंट ओनली। तो इस तरह से मोड जो है वो सर्विस किया जाता है। मोड सर्विस देने का मोड तो एक ही है, बाय पोस्ट आप भेजो, है ना, या तो फिर बेलीफ को भी भेज सकते हो आप समन के लिए, ठीक है। मगर मोड मतलब क्या है यहाँ पे, किस तरह से वो समन होना चाहिए, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। एक तो जज का साइन रहेगा, दूसरा कोर्ट का स्टैंप रहेगा, स्टैंप पैड से स्टैंप मारते हैं वो लोग, ठीक है। अब वो जो सील भी होता है समन के ऊपर, एक वो लोग चिपका देते हैं उसको इस तरह से, ताकि वो डिफेंडेंट ही खोले, और वो एक बार ही खुलता है, ठीक है। तो सीधा डिफेंडेंट के पास ही खुलेगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 11 क्या बोलता है, जिसका नाम है सर्विस ऑन सर्वर डिफेंडेंट। अभी कभी कभी क्या होता है, केस में दो पार्टी होती है, एक तो प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट, दोनों एक ही है ना, मैं प्लेंटिफ भी एक ही है, डिफेंडेंट भी एक ही आदमी है। अभी कभी कभी क्या होता है, एक प्लेंटिफ होता है और बहुत सारे डिफेंडेंट होते हैं, एक हो गया, एक डिफेंडेंट, दो डिफेंडेंट, 10 डिफेंडेंट। एक केस आया था मेरे पास जिसमें 50 डिफेंडेंट थे, तो सबको समन भेजना पड़ा और सबको प्लेन का कॉपी भी भेजना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऑन ईच डिफेंडेंट समन शुड बी सर्व। जितने भी डिफेंडेंट है, चाहे वो 1 हो, 5 हो, 10 हो या 1000 हो, सबको समन भेजना पड़ेगा पर्सनली। ऐसा नहीं कि एक को भेज दिया तो सब आ जाएंगे, ठीक है, सबके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। अब बात करते हैं रूल 12 क्या बोलता है, सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और ऑन हिज एजेंट। कोर्ट शुड ऑलवेज इशू समन टू द डिफेंडेंट एंड नॉट टू हिज एजेंट, बट समटाइम्स कोर्ट कैन इशू समन टू द एजेंट इफ डिफेंडेंट इज नॉट अवेलेबल। ये काफी सिंपल है दोस्तों, आप पढ़ के समझ जाओगे। अगर डिफेंडेंट अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कोर्ट को डिफेंडेंट को ही समन भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंडेंट बिजी आदमी है, कहीं अपीयर नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या होता है, जो उसके घर पे जो कोई दूसरा आदमी रहेगा उसको कोर्ट दे सकती है समन, या तो डिफेंडेंट ने किसी एक बंदे को अपॉइंट कर दिया है अथॉरिटी लेटर देके या तो पावर ऑफ अटॉर्नी देके, ठीक है, तो कोर्ट उस आदमी को भी समन दे सकती है, ठीक है, अगर डिफेंडेंट अवेलेबल ना हो तो। फिर वो जो आदमी है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो कोर्ट में आएगा और वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। रूल 12, सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन द प्रैक्टिसेबल, सॉरी ये तो हो गया। रूल 13, सर्विस ऑन एजेंट बाय whom द डिफेंडेंट कैरीज हिज बिजनेस। If the plaintiff has filed a case against the company of the defendant who is not residing in a jurisdiction of the court, then in such case the court can issue summons to the agent of the defendant, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। If the plaintiff has filed the case against the company of the defendant who is not residing in jurisdiction of the court, then in such case court can issue summon to the agent of the defendant। अभी कभी कभी क्या होता है, प्लेंटिफ ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, ठीक है, जिस एरिया में वो बिजनेस करता है वहां पे समन भेज दिया। अभी हुआ क्या, डिफेंडेंट वहां पे भी अवेलेबल नहीं है, वो किसी अपने काम से अपने टाउन में है ही नहीं वो, तो उसने वो किसी एजेंट को भी समन भेज सकता है कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का काम इतना है कि समन मिल जाना चाहिए डिफेंडेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 14 क्या बोलता है, सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज in suit for immovable property. If the plaintiff has filed a case on immovable property of the defendant and the defendant, and due to any reason someone cannot be served on defendant, then and the defendant is not appointed any agent, then in such case person in charge of the immovable property can take the summon on behalf of defendant। अभी कभी कभी क्या होता है, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट ने किसी आदमी को अपॉइंट ही नहीं किया पावर ऑफ अटॉर्नी देके कि ये बंदा मेरे बिहाफ पे समन रिसीव कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इंचार्ज है, जो वो प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, कोर्ट उसको समन दे सकती है, ठीक है, डिफेंडेंट के बिहाफ पे, ठीक है। फिर डिफेंडेंट को कोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सर्विस जो है वो कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है। रूल 15, सर्विस मे बी ऑन द एडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली, ठीक है।
डिफेंडेंट जो अभी डिफेंडेंट है उसका कोई फैमिली तो होगी ना, वो किसी घर में रहता होगा, तो हो सकता है कि कोई एडल्ट मेंबर हो जो समझ सकता हो कि कोर्ट का प्रोसेस क्या है, जिसको थोड़ी बहुत भी आइडिया हो कि कोर्ट कैसे काम करती है, तो उसको भी समन दे सकते हैं अगर डिफेंडेंट अवेलेबल ना हो तो। देखिए दोस्तों, ये सारे रूल बाद में अप्लाई हो गए। अगर डिफेंडेंट मौजूद है, डिफेंडेंट को सर्विस हो सकती है, तो आपको डिफेंडेंट को ही सर्विस करनी है। अगर नहीं हो सकता फिर ये सारे रूल अप्लाई हो गए, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई बिजनेस का रिलेटेड इश्यू है तो ये रूल 13 अप्लाई होगा, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। It is possible that at the time of service of someone, the defendant is not available at home and he also doesn't have an agent appointed. Then in such case, the adult member of the family can take the summon for the defendant. ठीक है। अगर डिफेंडेंट एक तो अवेलेबल भी नहीं है, दूसरा उसने कोई एजेंट भी अपॉइंट नहीं किया, पावर ऑफ अटॉर्नी देके या तो जो भी प्रोसीजर होता है उस हिसाब से, तो घर का जो एडल्ट मेंबर होता है, जैसे हो सकती है उसकी वाइफ हो या तो कोई मेल मेंबर हो जो घर का मुखिया होता है, डिफेंडेंट के बाद में आता हो, उसको भी समन दे सकते हैं कोर्ट, ठीक है। रूल 16, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। अभी जिस पर्सन को समन सर्व हुआ वही बंदा एक्नॉलेजमेंट पे साइन करेगा, ठीक है। आप जब कुरियर भेजते हो, आप पोस्ट भेजते हो, तो आप पोस्ट को जो पेपर उसको एनवेलप में डाल के उसको सील बंद कर देते हो गम लगा के, ठीक है। उसके पीछे आप एक एक्नॉलेजमेंट लगाते हो जो पुट्ठे जैसा होता है, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड एड्रेस लिखने का, और उसमें जो बंदा कुरियर को पोस्ट को रिसीव कर रहा है उसका साइन होता है, और वो साइन पोस्टमैन आपको निकाल के आपके घर पे देके जाएगा कि देखो मैंने सामने वाले को भेज दिया, और उसका सिग्नेचर ही एक्नॉलेजमेंट पे है। तो जिस बंदे ने समन को एक्सेप्ट किया वही बंदा उसके ऊपर साइन करेगा, ठीक है। रूल 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट को पता है कि यह समन है, ठीक है, और वो हो सकता है वो रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने को, या तो फिर वो मिला ही नहीं उसके घर पे, जो भी उसने पता दिया था वो पते पे वो मिला ही नहीं, तो क्या करने का। पर्सन हु इज सर्विंग द समन शेल अफिक्स द कॉपी ऑफ द समन इन सच अ वे दैट एवरीवन कैन सी इट। देखिए दोस्तों, क्या होता है जनरली जब समन भेजते हैं हम, अगर डिफेंडेंट मिल जाते तो उसके हाथ में देके एक्नॉलेजमेंट साइन लेके हम वापस लौट आते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, डिफेंडेंट मिला ही नहीं या तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो उसके घर के किसी ऐसे जगह पे गम लगा के समन को चिपका देंगे ताकि वो सबके ध्यान में आए कि हाँ कोर्ट ने इस आदमी को बुलाया है, ठीक है। तो इसको भी एक तरह का सर्विस माना जाता है। फिर उसमें साइन बाइन करने का कुछ जरूरत नहीं है, आपको खाली चिपका देना है, उसका फोटो ले लेना है और एग्जिबिट करके जज को दे देना है कि देखो भाई मैंने सर्विस कर दिया, ठीक है। जनरली ये काम बेलीफ करता है। अगर बेलीफ जाता है वहाँ पे, वो गम लगा के पेपर को चिपका देगा समन को, ठीक है। फिर वो बेलीफ अपने पेन से रिपोर्ट तैयार करेगा, एक पेपर लेगा, उसको आधा फोल्ड करेगा, वो लिख देगा कि ये तारीख को मैंने डिफेंडेंट के घर पे सामने वाली दीवार पे चिपकाया, ये टाइम हुआ था और ये करके मैं रिटर्न आ गया। तो बेलीफ जो है उसका रिपोर्ट एक तरह का प्रूफ माना जाता है कि आपका जो समन है वो सामने वाले को पहुंच गया, ठीक है। An original summon should be returned to the court who has issued the summon, ठीक है। रूल 18, एंडोर्समेंट ऑफ द टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। इसको जरा ध्यान से पढ़ना। द पर्सन हु सर्व द समन शुड मेंशन द टाइम, मैनर ऑफ सर्विस एंड दिस शुड बी फाइल्ड इन कोर्ट। मोस्टली दिस थिंग इज डन बाय बेलीफ। जैसे मैंने आपको ये सेक्शन में बताया, जब बेलीफ किसी चीज को सर्विस करता है जनरली वो समन के लिए ही जाता है, ठीक है। तो जैसे ही समन सामने वाली पार्टी को पहुंचता है तो बेलीफ को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि बेलीफ ने उसके हाथ में दिया समन। अगर हाथ में दिया तो उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा पेन से कि मैंने सो एंड सो फलाना पर्सन को हाथ में दे दिया, ये उसका सिग्नेचर है, जज साहब ये लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है डिफेंडेंट उस समन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो अभी ऐसे में क्या करना पड़ेगा, दीवार पे चिपका देने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अगर वो दीवार पे चिपका देता है तो डिफेंडेंट का साइन लेने का जरूरत नहीं है, बेलीफ खुद लिख डालेगा अपने रिपोर्ट पे कि मैंने ये तारीख को ये इतने बजे डिफेंडेंट को सर्विस कर दिया है, ठीक है, बाय पेस्टिंग मतलब चिपका देने का दीवार पे, ठीक है।
तो ये काम है जो जनरली बेलीफ करते हैं, ठीक है। रूल 19, एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्विंग ऑफिसर। अभी सर्विस ऑफिसर मतलब कौन, ये आप ध्यान से समझना। कोर्ट विल ऑल्सो एग्जामिन द पर्सन हु हैज सर्व द समन। जिस आदमी ने समन को भेजा उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी, जैसे बेलीफ है। कभी कभी कोर्ट बेलीफ को भी बुलाती है कि यहाँ पे आ जाओ आप, फिर जज साहब कुछ सवाल पूछते हैं, जनरली कुछ पूछते नहीं है कोई, ये खाली लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ सर्विस, ये भी पूछेंगे कि सर्विस होने के टाइम पे क्या बातचीत हुई, कुछ टेंशन वाला माहौल बना था कि नहीं बना था, वो सारी चीजें जज पूछते हैं, ठीक है। रूल 20, सब्स्टिट्यूट सर्विस। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो मैंने बात किया कि आप बाय पोस्ट समन भेज सकते हो, दूसरा मैंने बात किया कि आप कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो दीवार पे, तीसरा अगर डिफेंडेंट मिल ही नहीं रहा या तो फिर कोई ऐसा बंदा भी उसके घर में नहीं है जो समन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट सर्विस का रूल अप्लाई होता है। मेरे पास खुद एक केस आया था जहाँ पे मैंने 2 बार समन इशू करवाया कोर्ट से, ठीक है। एक बार समन गया, रिटर्न आ गया, मैंने जज साहब से फिर से एक दूसरा ऑर्डर लिया, जज साहब ने बोला ठीक है आप दूसरी बार इशू करो समन, तो दूसरी बार भी रिटर्न आ गया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ा, सब्स्टिट्यूट सर्विस का मुझे एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में देना पड़ा कि जज साहब पिछले 2 बार कोर्ट से बेलीफ गया था समन इशू करने को, मगर वो डिफेंडेंट अवेलेबल ही नहीं है, ना ही उसके घर में कोई ऐसा बंदा है जो समन को रिसीव कर सके, तो काइंडली पास ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूट सर्विस। अब सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट सर्विस मतलब वही जो मैंने आपको बोला, एक तो पब्लिकेशन भी हो सकता है, पब्लिकेशन मतलब न्यूज़पेपर जो होता है ना, अभी मुंबई में मराठी और इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो दो लैंग्वेज के पेपर में छपवा देंगे कि ये फलाना फलाना पर्सन कोर्ट में चाहिए हमको, ठीक है। और दूसरा है पेस्टिंग, जज ऑर्डर दे देंगे कि पेस्ट कर दो डिफेंडेंट के इस पे, ठीक है। If the court thinks the defendant is intentionally not accepting the summons one way or another, then in such case plaintiff can file application for substitute service in court. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझ के कोई भी उल्टा सुल्टा बहाना बना के समन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्लेंटिफ के पास हक है कि वो सब्स्टिट्यूट सर्विस का एप्लीकेशन अप्लाई करे। अ कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूट सर्विस। जैसे आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो कोर्ट में, लिख के भी दे सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि आप वर्ड फाइल पर टाइप करो, लिख के दे दो एप्लीकेशन, ठीक है। कोर्ट फी चिपकाओ 5-10 रुपये का, डिपेंड रहता है, कोई 5 रुपया लेती है, कोई 10 रुपया लेती है, तो वही सब सबको चिपकाना पड़ेगा और वो कोर्ट में दाखिल कर दो, फिर जज तुरंत ऑर्डर दे देते, उसमें कोई इशू नहीं है। In this service of bailiff will go and place the defendant place of defendant and affix the copy of summons in such way that everyone can see it, ठीक है। Is calling the defendant under rule and court can also pass the order for publication in newspaper। या तो कोर्ट जनरली कोर्ट दोनों ऑर्डर पास करती है, क्योंकि खाली अफिक्स करने से कुछ नहीं होता है ना। अगर अफिक्स तो हम लोग ने पहले भी किया यहाँ पे, है ना, मगर यहाँ पे क्या हुआ, अफिक्स करने से कुछ होता नहीं है, डिफेंडेंट को मालूम है कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, न्यूज़पेपर में भी छपवा देती है कि ये फलाना फलाना पर्सन हमको चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अगर फिर भी नहीं आया तो फिर प्लेंटिफ के हाथ में केस आ जाता है, ठीक है। रूल नंबर 21, सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, डिफेंडेंट जो है जिस कोर्ट में प्लेंटिफ ने केस फाइल किया उस एरिया के जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट नहीं रह रहा, किसी और कोर्ट में, और कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वहां पे डिफेंडेंट रह रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे में क्या करना पड़ेगा, समन तो भेजना ही पड़ेगा ना, तो ही वो डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, फिर इशू फ्रेम हो गया, फिर कोई केस आगे बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस द कोर्ट कैन सेंड समन टू दैट कोर्ट वेयर डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग करंटली। जिस कोर्ट में प्लेंटिफ ने केस फाइल किया वो जो कोर्ट है वो उस कोर्ट को समन भेजेगी जिसके एरिया में डिफेंडेंट रह रहा है, ठीक है। रूल नंबर 22, सर्विस विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ द समन इशूड बाय द कोर्ट। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इन सच केस कोर्ट
कोर्ट शैल सेंड द कोर्स ऑफ स्मॉल कॉजेज, ठीक है, स्मॉल कॉजेज को ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। रूल नंबर 23, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच द समन इज सेंट। समन एक बार सेंड हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक कोर्ट ने दूसरी कोर्ट को समन भेज दिया, फिर वो दूसरी कोर्ट का क्या काम रहेगा, सिंपल बात है, उसको आगे की प्रोसीडिंग खत्म करनी पड़ेगी। डिफेंडेंट को उस कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, डिफेंडेंट के पास से सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और एक बार सारी इंफॉर्मेशन, सारा प्रोसेस खत्म हो गया, फिर वो कोर्ट को रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग भेजना पड़ेगा जिस कोर्ट ने समन इशू किया था, मतलब ओरिजिनल कोर्ट को, ठीक है। जिस कोर्ट में प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था ओरिजिनली, उस कोर्ट को फिर रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये वो कोर्ट का काम हो गया, ठीक है। सर्विस टू द डिफेंडेंट इन प्रिजन। अभी कभी कभी डिफेंडेंट ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से वो जेल में है, तो अभी उसको समन भेजेंगे कैसे, ठीक है, और उसका साइन भी लेना पड़ेगा ना एक्नॉलेजमेंट पे। तो ऐसे में पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज इंस्पेक्टर होता है, जिसको जेलर भी बोलते हैं कभी कभी, उसको आप बोल सकते हो कि ये केस हमने फाइल किया है ये आदमी के खिलाफ जो आपकी जेल में है, उसको ये समन दे दो और उसका एक्नॉलेजमेंट पे सिग्नेचर ले लो, ठीक है। तो पुलिस जो है वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। रूल 25, सर्विस वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड हैज नो एजेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है डिफेंडेंट इंडिया में रहता ही नहीं है, वो बाहर के देश में रहता है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है इंडिया में, ना ही कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो समन को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या करने का, इफ द डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड हैज नो एजेंट इन इंडिया, सो कोर्ट कैन सेंड समन बाय ईमेल और फैक्स, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है समन को भेजने का। सबसे पहले तो बेसिकली देखो, फिजिकल डॉक्यूमेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, जितना हो सके उतना आपको रियल जो समन होता है ना पेपर, उसको ऐसा हैंड टू हैंड देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं कोर्ट, क्योंकि वो ठोस प्रूफ हो गया कि आपने समन को भेजा सामने वाली पार्टी को, मतलब डिफेंडेंट को, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, वो डिफेंडेंट इंडिया में रहता ही नहीं है, ना ही उसका कोई एजेंट है यहाँ पे, ना ही उसका कोई फैमिली यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे क्या करने पड़ेगा आपको, भाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने सारी तरीके आजमा लिए, आपने पोस्ट से भी भेजा था वो भी रिटर्न आया, पेस्टिंग किया वो भी डिफेंडेंट ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो अभी ये एक चीज़ बची है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है, ठीक है। कोर्ट जनरली मना नहीं करती है। तो एक बार ये ऑर्डर मिल गया तो आप ईमेल से भी भेज सकते हैं या तो फैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में भी उसका रिप्लाई नहीं आया तो फिर आपके हाथ में केस आ जाएगा, हो सकता है जज आपके फेवर पे केस सुना दे, ठीक है। रूल 26, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। If the central government directs, then summon will be given to the court or agent, and endorsement will be proof of the service of the summoned on defendant, ठीक है। Rule 27, service on civil public officer or a servant of the railway company or local authority. If the defendant is working in a railway company of as public servant, but not a military, naval or air force, then in such case a court can then summon to the department of the railway और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अगर कोई बंदा रेलवे में काम करता है तो रेलवे के डिपार्टमेंट को समन भेज सकते हैं वो, ठीक है। तो फिर वो रेलवे डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि वो उस आदमी को समन पहुंचाए। रूल 28, सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर और एयरमैन। अब ये लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे देश के लिए। बेसिकली ये लोग मिलिट्री वाले लोग होते हैं जो लोग हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, ठीक है। इन दिस केस समन कैन बी गिवन टू द कमांडिंग ऑफिसर। अभी जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं, उसके ऊपर एक कमांडिंग ऑफिसर होता है जो हमारे जवान को संभालता है। वो हमारे जवान को ऑर्डर देता है कि वो बॉर्डर पे खतरा नजर आ रहा है, वहां पे जाके आप पहरेदारी करो, तो उसको बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। तो कमांडिंग ऑफिसर को भी आप समन भेज सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू whom द समन इज डिलीवर्ड और सेंड फॉर सर्विस। अभी जिस बंदे को आपने समन भेजा है उसका क्या जवाबदारी बनेगा। अभी यहाँ पे मैंने बात किया कि आप कमांडिंग ऑफिसर को भेज सकते हो, यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी को भेज सकते हो, रेलवे डिपार्टमेंट को। तो ये जो लोग हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगा। अ पर्सन हु इज सेंडिंग समन शुड टेक द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन हु रिसीव द समन एंड ऑल्सो मेंटेन दैट एक्नॉलेजमेंट फॉर एविडेंस पर्पस। अभी ये दोनों बंदे को आपने समन भेजा तो उनका ये सबसे पहला ड्यूटी ये है कि वो सामने वाली पार्टी, मतलब जिसको समन दिया, उसका सिग्नेचर ले ले, ठीक है। और एविडेंस पर्पस के लिए भी उसको संभालना जरूरी है।
रूल 30, substitution of letter for summon. Court can also send letter to which the treated as summon. Only that letter will be included every detail and which typical summon has. कोर्ट कभी भी क्या करती है, समन की जगह पे लेटर भेजती है. वो बेसिकली दोनों एक ही होता है, खाली नाम अलग है. लेटर जो है वो डिटेल में होता है, उसमें सारी चीज़ें होती है जो समन में होती है, जैसे टाइम, कितने बजे आपको आना है कोर्ट में, कौन से जज ने बुलाया है, किसने केस फाइल किया, सारी चीज़ें होती है. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.